वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मतलब इससे आपने ये इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो उसका अगर आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया भी होना तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चैप्टर पूरा ही अच्छे से आना चाहिए, और थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम समझते हैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगी, पहले ही बोल देती हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से पूरे एनसीईआरटी का वर्ड क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी जब ग्रोथ करती है तो क्या ग्रोथ होता है? अपनी सेल्स है ना, सेल से तो ग्रो करती है। तो सेल्स कैसे ग्रो करती है? सेल, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। तो सेल की रिप्रोडक्शन के लिए मतलब सेल डिवाइड करती है। सेल की ग्रोथ कैसे होती है भाई? सेल डिवाइड करती है तभी सेल की ग्रोथ होती है। तो उसके लिए एक सेल साइकिल होती है कि एक मतलब जो सेल का ग्रोथ होता है ना वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से होता है, वो जेनेटिक कंट्रोल से होता है, वो सीक्वेंशियल होता है। ऐसे नहीं रैंडमली हर कोई सी सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से सेल डिवीजन होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रही है। आपने सुना होगा कैंसर में, कैंसर कैसे होता है? मतलब कोई सेल बहुत मतलब अनकंट्रोल डिवाइड करी जा रही है तब आपका कैंसर होता है। तो वो क्यों करती है? एक आपकी सेल है ना, आप वहाँ पे 12th क्लास में पढ़ोगे कैंसर का, जब पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो आप पढ़ोगे मतलब सेल्स है ना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाती है। मतलब सेल जब डिवाइड करती है फिर वो दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो उसे कुछ मैसेज मिल रहा है तो वो कॉन्टैक्ट को इनहिबिट कर देती है, वो फिर डिवाइड नहीं करती। बट जो कैंसर में होता है, मतलब कैंसर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एक उसमें से ये भी है कि वो अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है, उस वजह से वो अनकंट्रोल डिवाइड कर लेती है, फिर आपका लाइक कैंसर होता है। और वो बहुत जगह फैलता भी है। अब सुनो, यहाँ पे क्या करने पड़े हैं? सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो है ना। यू आर अवेयर दैट, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखो, यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमें पता है हम सब एक सिंगल सेल से ही बने। सबसे पहले एक जाइगोट होता है, फिर वो डिवाइड कर करके आप चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन क्लास 12 में पढ़ोगे भी कि पहले जाइगोट होता है, फिर वो लाइक उसके अलग अलग स्टेज होते हैं, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, फिर लेयर्स होती है, फिर सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, टिश्यू बनता है ना। ठीक है, वो आगे का सिस्टम है। लेकिन पहले तो जाइगोट होता है ना, वो एक सिंगल सेल से ही तो अपनी पूरी बॉडी बनती है। तो यू मे वंडर्ड हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू अ फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेन। पहले पैराग्राफ में तो बेसिक ही लिखा हुआ है कि मतलब आप वंडर करोगे कि एक सिंगल सेल इतनी बड़ी बॉडी में इतने सारे सेल्स में कैसे लाइक हो जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इनेडेड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ, यहाँ पे सेल की ग्रोथ की बात हो रही है कि सेल ऐसे तो अगर तो कोई सेल की ग्रो ही नहीं हो रही, एक सेल है फिक्स, लाइक उसका ना डायमीटर इतना है, वो डिवाइड कर रही है, फिर वो इतनी और ऐसे तो वो छोटी छोटी होती जाएगी। फिर डिवाइड करने का मतलब क्या? तो एक तो ग्रोथ होती है, सेल जब डिवाइड करता है, सेल साइकिल में एक वो होता है स्टेप कि सेल बड़ी होती है, मतलब सेल ग्रो करती है, फिर वो सेल डिवाइड करती है ना। फिर ये जो होती है ये इक्वल होती है, जेनेटिकली भी इक्वल होती है। तो सेल की ग्रोथ होती है, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन का वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। All cells reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। मतलब एक सेल अगर डिवाइड कर रही है तो वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगी। जो अब इस सेल को बोलेंगे पेरेंटल सेल, और दो जो बनती है उनको बोलेंगे टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, these newly formed daughter cells and can themselves grow and divide giving rise to a new cell population that is formed by growth and division of single parent cell and its progeny। मतलब ऐसे करके डिवाइड करके ईजी है, अपनी प्रोगेनी बनाती है। ठीक है, मतलब ये डिवाइड करेगी फिर दो में, लाइक ये डिवाइड करेगी दो में, फिर ये दो में, फिर ये दो में, ये दो में, ऐसे से बढ़ेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हमें पता है जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है, वो डिवाइड ग्रो टाइप यही सेल साइकिल को फॉलो करके पूरी लाइक मिलियंस ऑफ सेल की एक बॉडी बनाता है। ठीक है ना, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, पहले पैराग्राफ में बेसिक चीज़ लिखी हुई है, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब सेल साइकिल देखते हैं। मतलब सेल साइकिल में आप ना दो फेज होते हैं सेल साइकिल में, है ना। जो सेल साइकिल होती है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, सेल साइकिल होती है उसमें दो फेज होते हैं। एक तो होती है यहाँ पर ग्रोथ, कि पहले सेल ग्रोथ दिखाएगी, फिर उसके बाद सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, है ना।
ग्रोथ में आपका एक आता है इंटरफेस, है ना, इंटरफेस, जिसमें आपके 3 फेज आते हैं, G1, S और G2। उसके बाद सेल डिवीज़न में आता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। में कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, मतलब कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवाइजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइजन। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, ऑफकोर्स न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के सेल के अंदर होता है, फिर आपके पास साइटोकाइनेसिस फॉलो होता है। उसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें भी फेजेस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज होते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें कोई स्टेप नहीं होते, वो सिंपल साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अलग अलग साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, आइए हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एक मिनट देखो यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म में। हर लिविंग सेल डिवाइड करेगी तभी तो वो बढ़ेगी ना, लाइक डेड सेल्स होती है, सेल्स मरती है, डिवाइड करती है, आगे होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड करती है तो DNA की रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी ऑल्सो टेक। सेल ग्रोथ तो मैंने आपको अभी बताया था कि सेल ग्रो करेगी, क्योंकि अगर एक सेल अगर सेल ग्रो नहीं करेगी तो आधी आधी छोटी और छोटी होती जाएगी, फिर तो लाइक इतनी सी बचेगी लास्ट सेल, ऐसा थोड़ी होगा। सेल तो इक्वल ग्रो करके इक्वली डिवाइड होती है। DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है DNA का डबल होना। DNA अगर DNA ही डबल नहीं होगा तो DNA भी छोटा, इतना DNA है 2 में जाएगा, इतना इतना तो छोटे छोटे, तो DNA भी, तो DNA रेप्लिकेशन, DNA भी डबल होता है। DNA रेप्लिकेशन मतलब DNA का डबल होना, ठीक है। All these process, cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordination way to ensure correct division and formation of its progeny cells containing intact genome। intact genome मतलब जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। तो अच्छे से डिवीज़न होने के लिए एक कोऑर्डिनेट वे तो होना ही चाहिए ना, मतलब एक सीक्वेंशियल डिवीज़न होता है, कोऑर्डिनेट होता है, जेनेटिक कंट्रोल होता है, उस पर ऐसे रैंडम प्रोसेस नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, सेल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये कंट्रोल वे में होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज एंड अदर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल्स इवेंचुअली डिवाइड्स 2 डॉटर सेल्स इस टर्म ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कि सेल का डुप्लीकेट होना। सेल डुप्लीकेट तो होती, मतलब सेल जो माइटोसिस करती है, सेल साइकिल फॉलो करती है, तो अपनी जो डॉटर सेल्स होती है वो पेरेंटल सेल जैसी होती है, तो उसका जीनोमिक डिवाइड करना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल और भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, तो वो भी डिवाइड होगी। तो सब एक ना लाइक इक्वेंशियल डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में, 2 डॉटर सेल में, तो उसको बोलते हैं सेल साइकिल। ऑल थ्रू सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। सेल ग्रोथ मैंने क्या बताया, सेल ग्रोथ किससे, सेल हुई है तो सेल बड़ी होगी, तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। मतलब सेल ग्रोथ को तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ही बोलते हैं। सेल ग्रोथ में तो सेल ग्रोथ कब करेगी, जब उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब जो DNA रेप्लिकेशन होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करते हैं, कैरियोकाइनेसिस तो एक स्टेप में होता है। लेकिन जो सेल ग्रोथ होती है ना, मतलब साइटोप्लाज्म का बढ़ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो हमेशा होता रहता है। DNA सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। DNA सिंथेसिस मतलब DNA का बनना, वो एक स्टेज ना, एक स्पेसिफिक स्टेज पे होती है। द रेप्लिकेशन क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम DNA, क्रोमोसोम यहाँ पे DNA के लिए यूज़ किया गया है, DNA होता है। क्रोमोसोम मतलब कंडेंस फॉर्म में होता है, जो डिवाइस तो DNA क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है सेल में, मतलब लाइक उलझा हुआ मिलता है, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि DNA बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो DNA एक बहुत ही ना कंडेंस फॉर्म में मिलता है, क्योंकि DNA बहुत बड़ा होता है, अब न्यूक्लियस में आ नहीं सकता ना अगर पूरा खुला हुआ होगा, तो इसलिए वो कंडेंस फॉर्म में होता है। जो कि क्रोमेटिन होता है ना, ऐसे से। लेकिन एक क्रोमोसोम एक फेज होता है DNA का, मतलब एक टाइम होता है जिसमें वो ऐसे दिखता है, मैं बताऊँगी आपको मेटाफेज में दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लाइक इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, वेट, ठीक है। तो द रेप्लिकेटेड
The replicate chromosome DNA and then distribute into two total nuclei by a complex series of events during cell division. These events themselves undergo genetic control. Of course ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये जेनेटिक कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है और लाइक सीक्वेंशियल होता है. कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा उस हिसाब से होता है, रैंडम नहीं होता. ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया. अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मतलब मैंने आपको बताया सेल साइकिल स्टेप बाई स्टेप होता है, रैंडम नहीं होता. तो उसके कुछ फेजेस होते होंगे ना कि पहले क्या होता है. तो मैंने जैसे आपको बताया अभी सेल साइकिल दो होती है. एक तो होती ग्रोथ और एक आपका डिवीज़न, जिसमें आता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में कुछ फेज, सबसे पहले ग्रोथ होगी. तो ग्रोथ की जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज. उसमें होता है पहले G1 S और G2. G वर्ड यूज़ किया है गैप फेज के लिए, S सिंथेसाइज के लिए, G2 भी गैप फेज के लिए. यहाँ पे कुछ अलग अलग मतलब इन फेज़ों में जैसे सिंथेसाइज फेज में आपके पास DNA रेप्लिकेट होता है. DNA रेप्लिकेट मैं आपको बताऊँगी बाद में कि DNA का नंबर नहीं चेंज होता. DNA 2 है 5 है तो 2 5 ही रहेंगे, वो नंबर चेंज नहीं होगा, बस कंटेंट में अलग होगा. मतलब अगर DNA लाइक चलो बताऊँगी बाद में, पहले तो G1 फेज देखो. G1 फेज़ में भी ना लाइक कुछ ऑर्गेनल्स डिवाइड करते हैं. ग्रोथ फेज़ हो नहीं, इंटरफेज ग्रोथ फेज़ है पूरा. मतलब ये इसको है ना रेस्टिंग फेज़ में मानते हैं एज़ कम्पेयर टू डिवीजन फेज़, क्योंकि डिवीजन फेज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस फेज़ ये इसको ग्रोथ फेज़ को इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी दिखाऊंगी आगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स प्रिपेयर कर रही होती है डिवीज़न के लिए, ना कि डिवाइड करती है. प्रिपेयर कर रही होती है, लाइक DNA रेप्लिकेट करती है, सेंट्रियोल को डिवाइड करती है, अलग अलग ऑर्गेनल्स को डिवाइड करती है, डिवाइड नहीं करती, बनाती है, जिससे आपका पास आगे डिवीज़न होता है. लाइक प्रिपेयर करती है सेल अपने आप को. ठीक है, यहाँ पे देखो. और मैं आपको बता दूँ लाइक अलग अलग सेल का डिवाइड होने का अलग अलग टाइम होता है. जैसे आपके पास कुछ सेल्स, यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल है, यीस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि यीस्ट सेल ना 90 मिनट्स में डिवाइड करती है, 90. और जो ह्यूमन सेल होती है वो 24 आवर्स में डिवाइड करती है. और जिसमें ना 24 आवर्स में भी मतलब या फिर कोई भी सेल का टाइम दिया हुआ हो, तो उसमें जो इंटरफेज होता है जिसमें ग्रोथ फेज आता है और जो कि रेस्टिंग फेज होता है वो 95% ऑफ द टाइम टेकिंग होता है. और लाइक डिवीजन तो 5% टाइम में हो जाता है. ठीक है, जैसे कि 24 आवर्स में 1 आवर तो डिवीजन हो रहा है, बाकी लाइक 22 आवर्स आपके पास सेल रेस्टिंग फेज चल रहा है, सेल प्रिपेयर कर रही हो अपने आप को, है ना. और कैरियोकाइनेसिस में कुछ फेजेस आते हैं और फिर आपके पास लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है. सेल इवेंचुअली डिवाइड कर देती है माइटोसिस में, है ना. ठीक है, देखो a typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary in organism to organism and also from cell type to cell type. इसमें बोला ये टिपिकल यूकेरियोटिक सेल को हम लाइक कल्चर करें. वैसे तो कल्चर करना पॉसिबल नहीं होता, बट अगर करते हैं तो मतलब लाइक साइंटिस्ट कर रहे हैं कुछ, अभी तो होता होगा शायद, कल्चर हो रहा होगा. जो सेल इसे देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड करती है. तो ये लेकिन ऐसे नहीं हर सेल 24 आवर्स में डिवाइड करेगी. जैसा कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, तो वो सेल टाइप टू सेल टाइप, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट्स. द सेल साइकिल इज डिवाइड इंटू 2 बेसिक फेज. 1 मिनट ना, 90 मिनट्स में सेल यीस्ट का मैंने बताया 90 मिनट्स में वो डिवाइड करती है. तभी तो लाइक उनकी प्रोग्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन से बढ़ जाती है. फिर सेल साइकिल के 2 बेसिक फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज. सेल साइकिल के फेज होते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज, इंटरफेज. ओके, इंटरफेज में वो प्रिपेयर कर रही होती है. एम फेज में, माइटोसिस फेज में आपके आता है कि वो सेल डिवाइड कर रही है. मतलब एम फेज में आता है माइटोसिस. एम लाइक माइटोसिस के लिए यूज होता है. इंटरफेज का देखते हैं हम. ठीक है, इंटरफेज हर टाइप के डिवीजन में होता है. आगे आप मियोसिस पढ़ोगे तो भी इंटरफेज तो होगा ही उसमें भी. ठीक, देखो द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस occur in the interphase phase. In the interphase we represent the phase between 2 successive M phase. लाइक ये 2 successive M phase क्यों बोला, लाइक ये देखो आप, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसे देखो. ठीक है, ये दिया हुआ है G1 फेज, ये दिया हुआ है S फेज, ये दिया हुआ है G2 फेज. तो ये क्या है, ये क्या है, इंटरफेज.
जो कि है रेस्टिंग फेज, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये जो फेजेस है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, टीलोफेज तक। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड का भी दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर प्रोफेज में एम फेज बहुत कम होता है, डिवाइडिंग टाइम लाइक 5% जो कि मैंने आपको बताया था। और ये साइकिल ऐसे चलती है। देखो यहाँ पे पहले लाइन में क्या दिया, एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस। देखो द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। यहाँ से जो एम फेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, है ना। तो जो ये इंटरफेज है ये सक्सेसिव एम फेज के बीच का ही तो फेज है ना। लाइक G1 फेज से वो स्टार्ट होगा और फिर इंटरफेज में जाकर यहाँ पे जाकर एंड होकर फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टू सक्सेसिव लाइक एम फेज के बीच का ही तो है इंटरफेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखो और क्या लिखा हुआ है आगे। It is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about 1 hour। ये देखो मैंने आपको बताया था कि the interphase lasts more than 95% of duration of cell। interference 95% of the time taken होता है। इंटरफेज मतलब रेस्टिंग फेज जब प्रिपेयर कर रही थी सेल डिवाइड करने के लिए, तो सेल डिवाइड तो कब करेगी, एम फेज में, मेटाफेज में, सॉरी मेटाफेज नहीं, माइटोसिस फेज में। तो अगर एक सेल ह्यूमन सेल 24 आवर्स में एवरेज टाइम है उसका ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का, तो वो ऑफकोर्स 1 आवर में लाइक डिवाइड करेगी, 1 आवर में डिवाइड करेगी और बाकी में वो रेस्टिंग फेज दिखाएगी जहाँ वो प्रिपेयर कर रही होगी डिवाइड करने के लिए, जिसमें लाइक डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आगे क्या लिखा हुआ है, द एम क्या हो गया, द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर अब बस साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, अगर सॉरी न्यूक्लियस का डिवीजन, जैसे 2 डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम बनता है जिससे आपका कैरियोकाइनेसिस होता है। एंड आगे बताऊंगी, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन फिर इवेंचुअली आपकी लाइक 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तब, ठीक है। द इंटरफेस थ्रू इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन एंड अंडरगो बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। इंटरफेस डिवाइडेड, देखो 2 फेज बताए थे, इंटरफेस और आपके पास एम फेज। एम फेज आता है माइटोसिस फेज, इंटरफेज आता है आपका रेस्टिंग फेज जहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रही होती है, जो कि 95% ऑफ द टाइम, वापस 95% ऑफ द टाइम है, ठीक है। और ये क्या है, 5% ऑफ द टाइम। माइटोसिस फेज होता है जब सेल एक्चुअली डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आता है कैरियोकाइनेसिस और यहाँ पे आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी आगे स्टेप्स होते हैं कुछ, प्रोफेज, मेटाफेज, और साइटोकाइनेसिस सिंपल साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। इंटरफेज में आते हैं, लाइक इंटरफेज में प्रिपेयर कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेज के कुछ लाइक पार्ट्स है, G1, S और G2, गैप फेज और सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मैं बताऊंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अब इंटरफेज का मतलब क्या बताया था मैंने कि सेल प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज, गैप 1 सिंथेसिस। G1 क्यों यहाँ पे इसको गैप 1 और गैप 2 क्यों बोला, देखो यहाँ पे देखो, G1 जो फेज है ये है गैप 1 फेज, जो कि है बिटवीन लाइक सेल डिवीजन एंड S फेज, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन। तो बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। और वहीं जो G2 फेज को बोलेंगे गैप 2 फेज, वो है गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। यही तो है ना, जैसे बोला G2 और G1।
यहाँ पे लाइक सिंथेसिस में यहाँ पे सेंट्रियोल 2 बन जाते हैं। सेंट्रियोल आपको पता होता है ये होता है, आपको पता है सेल में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कि सेंट्रियोल लाइक 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगते हैं तब वो जाके सेंट्रोसोम बनाते हैं जो सेल में प्रेजेंट होता है। इसका सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी ये डिवाइड करता है। डीएनए आपके पास यहाँ पे एस फेज में रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन है ना। डीएनए रेप्लिकेशन में अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होता है बट नंबर ऑफ डीएनए डू नॉट इंक्रीज। जैसे मैं बता दूँ, जाओ आपको बताऊँगी। यहाँ पे जीवन जो फेज होता है यहाँ पे लाइक कुछ गोल्जी बॉडी और लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डबल होते हैं, लेकिन G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और और क्लोरोप्लास्ट डबल होते हैं, ठीक है। तो जो एस फेज में होता है यहाँ पे डीएनए का जो डीएनए रेप्लिकेट करता है तो नंबर जो होता है सेम होता है, लेकिन तो यहाँ पे अमाउंट नंबर चेंज हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान रही हूँ 2 क्रोमोसोम है मेरे G1 फेज में, तो एस फेज के बाद भी 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन उनका अमाउंट बदल जाएगा। अगर मैं मान लूँ अमाउंट उसका 2C है, मतलब लाइक कुछ भी मैं अमाउंट इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैंने मान लिया कि पहले 2C है, यहाँ पे 2C है, तो यहाँ पे भी 2C रहेगा और यहाँ पे भी 2C रहेगा। यहाँ 4C हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो चेंज होता है ना। अमाउंट आपके पास डबल होता है, लेकिन आपके पास जो नंबर होता है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे 4C हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो डबल होगा और G2 फेज में आपके पास 4C हो जाएगा, मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा और जो नंबर है वो सेम रहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो रो, हाँ, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है G1 फेज में, तो G2 फेज में यहाँ पे होंगे लाइक अमाउंट चेंज हो गया, अमाउंट डबल हो गया, तो यहाँ पे लेकिन 1 2 3 4 4 ही क्रोमोसोम रहेंगे। यहाँ 4 है ना, तो नंबर तो एकदम सेम रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इस पैराग्राफ को देख, मैं आपको समझा दिया ये। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। ये मैंने आपको ऊपर बताया है G1 phase कैसे। G1 phase इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस और एंड ऑफ माइसिस, दूसरे का माइसिस का गैप होता है ना इसके बीच में, डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का गैप होता है G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि वहाँ पे आप वो ग्रोथ कर रही है इसलिए वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एंजाइम की जरूरत है, एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट डज नॉट रेप्लिकेट हिज डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस और सिंथेसिस फेज में। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, अमाउंट ऑफ सेल पर, देखो गौर करो, अमाउंट ऑफ सेल पर सेल डबल्स, नॉट the number of cells. If the initial amount of DNA is donated by 2C then it increases 4C। मतलब अगर G1 फेज में देखो, अगर ये है आपके पास G1 फेज में, तो ये G2 S फेज के बाद G2 फेज में ये हो जाएगा, ठीक है। However there is no increase in the chromosome number, मैंने ऊपर भी बताया है। If the cell had deployed 2n number of chromosome in G1, even in S phase the number of chromosome remain same as 2n। 2n मतलब n कोई भी नंबर ले लो आप, लाइक जो ह्यूमन सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, तो वो 2n होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं। और लाइक गैमेट में 23 होते हैं ओनली क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल में, न्यूक्लियस में, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल मैंने वो बता दिया है, लाइक 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ तो तीनों फेज में कंटिन्यू जाएगी इंटरफेज में। और यहाँ पे जो G2 फेज में यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो कि आगे काम आएगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। लाइक ये आपका इंटरफेज आई थिंक कंप्लीट होता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ना, अगर कोई भी मतलब हर सेल जरूरी नहीं हर सेल डिवाइड करे,
कोई जो सेल्स होती है, कुछ सेल्स होती है जीवन के बाद एक G0 एक दूसरे फेज में चली जाती है, इसको बोलते हैं, जो फिर क्यूसेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं G0। जिस टाइम पे वो मतलब सेल डिवाइड स्टॉप कर देती है, वो इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं, हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाती है, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो डिवाइड करेगी, लेकिन ज़रूरत होगी तब, ठीक है। देखो, सम सेल इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हर्ट सेल, मतलब लाइक कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हर्ट सेल डिवाइड नहीं करती, लेकिन मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली। और कुछ सेल्स होती है जब किसी लाइक ओकेशन होता है, ओकेशन का मतलब होता है नीड होती है, तभी वो डिवाइड करती है। जैसे कि आपको इंजरी हो गई, कोई सेल्स लॉस्ट हो गई, डेथ हो गई सेल्स की, तब वो डिवाइड करेगी, सिर्फ किसी लाइक ओकेशनली, नॉट एवरी टाइम इट डिवाइड, जब नीड होगी तभी वो डिवाइड करेगी। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज एंटर इनएक्टिव। जो सेल डिवाइड नहीं करती वो G1 फेज को छोड़ के एक दूसरे फेज में चली जाती है, इसको बोलते हैं क्यूशन स्टेज, जो G0 से डिनोट करता है इन द सेल साइकिल। सेल in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called डू नॉट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक वो डिवाइड नहीं करेगी, तब तो वो G0 फेज में, ऐसा नहीं कोई फंक्शन नहीं करेगी वो, लाइक मेटाबॉलिक तो एक्टिव है वो, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगी, वो G0 फेज में चली गई है, जो कि इनएक्टिव है, लाइक डिवाइड नहीं करता, ठीक है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली, एक मिनट रुको, अब देखो क्या लिखा हुआ, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। एनिमल्स में माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में ही मिलता है। सोमेटिक सेल्स मतलब जो बाकी सेल्स होती है अदर देन गैमेट्स, वो सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन दी वेयर द हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे आपके पास माइटोटिक सेल डिवाइड करती है। For example, male honeybees against these a plant can show mitotic division in the both haploid and diploid। पढ़ लेना बहुत इस लाइन से। From your recursion for example alternation of generation in plants, identify plants, ये तो ऐसी है। देखो जो कुछ मतलब प्लांट ऐसे बोला कि सोमेटिक सेल्स और डिप्लॉइड सेल ही माइटोटिस दिखाती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे मेल हनी बीज है, जैसे कुछ प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन दिखाती है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड सेल्स भी, ठीक है। अब एम फेज किससे मार्क किया गया है? एम फेज होता है डिवीजन, लाइक डिविजनल फेज। तो यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है जो कि दो होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। नाम से समझ में आ रहा है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में होता है 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन चारों फेज के अलग अलग फंक्शन होते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें करती है। सेल को फेज में बांट दिया गया है और एक के बाद एक होते ही हैं, और फिर उसके बाद लाइक इवेंचुअली साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसमें कोई स्टेप नहीं होता, बस प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। लाइक एम फेज है ना, बहुत ड्रामेटिक पीरियड है, मतलब लाइक इक्वेशनल डिवीजन तो इसी में हो रहा है ना, और इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं पेरेंटल में और डॉटर सेल में, और लाइक सिमिलर होता है जेनेटिकली, जीनोमिक DNA भी सब कुछ जेनेटिक मटेरियल सेम होता है पेरेंटल और लाइक डॉटर सेल्स में। 2 डॉटर सेल्स बनती एक सेल से, तो उनको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। लाइक अब इसमें अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ें होती है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। इन चारों फेज में अलग अलग चीज़ें होगी। लाइक पहले प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में। अब हम डिस्कस करते हैं। पहले ये पहला जो आपके पास लाइन है, पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parental and progeny cell is the same, is called इक्वेशनल डिवीजन। मतलब लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस डिवीजन में सेम होते हैं पेरेंटल में और अब बस डॉटर सेल्स में, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। थ्रू फॉर द कन्वेंशनल माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. Very clear cut lines cannot be drawn like stage carry involve 4 stage line। like ये पैराग्राफ बहुत ईजी है। इक्वेशनल डिवीजन होता है और 2 माइटोसिस में 2 होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये जो फेजेस होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। लाइक प्रोफेज स्टार्टिंग होने के बाद एंड तक आ जाएगा। टीलोफेज में आपके पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके पास फर्दर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और देखो मैं आपको बताती हूँ, मतलब ऊपर आइडिया देती हूँ। जो प्रोफेज होता है ना,
जो फर्स्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस का, वहाँ पे ना G1 G2 के बाद होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरफेस के बाद एमफेज आता है, एमफेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, लाइक अब कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज है तो प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज में ना लाइक जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट होता है लास्ट में, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट होता है, पूरा तरह से नहीं होता बट हाँ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, स्टार्ट हो जाता है। और ना लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम तो स्टार्ट होता है, और ना लाइक जो अदर वो आपका डीएनए ना कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक पूरी तरह से नहीं होता बट हाँ वो स्टार्ट होने वाला है, ये इनिशिएशन होती है प्रोफेज की। इसके बाद आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एस फेज में डुप्लीकेट किए गए हैं, वो आपके पास लाइक पूल्स पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लाइक कहीं पे भी घूम रहे हो तो वो पूल्स पे आना, मतलब लाइक ये जो पोल्स है यहाँ पे आना सेल के स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक दो आते हैं तो दोनों के दोनों एक होता है और दो डुप्लीकेट होता है इस फेज में, फिर वो लाइक कोनर पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और प्लस एक और चीज़, प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, जो गोल्जी अपैरेटस है लाइक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लाइक गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब जो न्यूक्लियस की जो लाइक लेयर है जैसे वो गायब होने लग जाती है, ठीक है, ये है प्रोफेज की एंडिंग। और लाइक मेटाफेज की स्टार्टिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो कि वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, और मेटाफेज में ही सबसे पहले लाइक जो वो क्रोमोसोम है वो डीकंपोज अच्छे से हो जाता है। तो मेटाफेज में वो आपको अच्छे से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, स्टडी करने के लिए बहुत आसान होता है कि वो अच्छे से आपको इस फॉर्म में दिख जाता है, लाइक ऐसे। और जो मेटाफेज होता है ना उसमें आपके पास जो सेंट्रियोल है, देखो सेंट्रियोल यहाँ पे पहुँच गए हैं एनाफेज प्रोफेज में ही, लाइक ये सेंट्रियोल आपके न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुके हैं। अब जो मेटाफेज में क्या होता है, लाइक स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है जो आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लाइक दूसरी कलर से बना देती हूँ, जो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम होता है ना इसके बीच में होता है आपके पास सेंट्रोमियर, और यहाँ पे ना दो लाइक प्रोटीन बन जाती है, डिस्क लाइक प्रोटीन जिसको बोलते हैं आपके पास काइनेटोकोर, ठीक है, जहाँ से ना स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर होता है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है लाइक सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर दोनों साइड होता है। और ये जो होता है यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट पे आते हैं, डिवाइड नहीं करते बट मेटाफेजिक प्लेट में आते हैं। लाइक मेटाफेज का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो सारे जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेस में आते हैं, और एट द एंड एनाफेज में क्या होता है ये स्प्लिट हो जाता है, लाइक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता है, क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता है, पोल्स पे आ जाता है। और टीलोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, और फिर उसके पास वो दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है ना, न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ, मैं आपको लाइक ओवरव्यू दे दिया इसका, देखो एक मिनट, Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S1 and G2 phase of the interphase. Follows मतलब S1 और G2 के बाद ही आता है. The S1 and G2 phase in the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. मतलब like पूरी तरह से कंडेंस नहीं होते बट हाँ वो स्टार्ट हो जाते हैं कंडेंस होना. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. मैंने आपको बता दिया है. The chromosomal material become untangled during the process of chromatin कंडेंसेशन, मतलब लाइक वो वही चीज़ है, डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिकंडेंस फिर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है. द सेंट्रोसोम विच हेड सेंट्रोसोम बनता है दो सेंट्रियोल से मिलकर अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, जो कि आप मैंने आपको बता दिया इंटरफेज में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्लस सेंट्रोसोम का लाइक रेप्लिकेशन डुप्लीकेट होता है. Now begins to move towards opposite poles. The completion of prophase and thus marked by the following characters. तो यही जो पॉइंट्स है यही वो लिखे हुए जो ऊपर लिखे हुए हैं. देखो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में डीएनए कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, और जो एस फेज में जो आपके पास सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे वो पोल्स पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वॉल्व गायब होना स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज. देखो अब देखो प्रोफेज के मार्क के 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे एक दिए हुए हैं नीचे, देखो लाइक 2 ही दिए हुए हैं, ठीक कोई नहीं. क्रोमोसोम बेटे क्या, सॉरी बच्चों, हाँ ध्यान से देखना बेटा. क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है.
प्रोफेज में क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। लाइक ऐसा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं और यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, बट हाँ यहाँ पे स्टार्ट होता है, लाइक कुछ बन जाते हैं कुछ नहीं बनते ऐसा होता है। लेकिन मेटाफेज में ये पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है और मेटाफेज में लाइक बहुत अच्छे से दिखता है वो, आप उसको देख सकते हो। लाइक स्टडी ज़्यादातर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की मेटाफेज में ही होती है ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, सेंट्रोसोम, हाँ सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज सेंट्रोसोम, ये रहा वही चीज़ एस फेज में, इंटरफेज में जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स एंड सेंटर। ये मैंने आपको 3-4 बार बता दी ये बात। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। जो सेंट्रोसोम होता है ना यहाँ पे, ये पोल्स भी ना स्टार्ट होते हैं और यहाँ से ना कुछ लाइक ये निकालता है ना स्पिंडल, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर। 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक apparatus। 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर, ये इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, जो माइटोट्यूब्यूल से बढ़ जाता है इस फॉर्म में, जो बोलते हैं माइटोटिक apparatus। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लास्ट लाइन जो प्रोफेज की दी हुई है वो है सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ पे ये नहीं दिखते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाता है, तो तभी तो आपके पास लाइक डीएनए को क्रोमोसोम को आपका सेंट्रोमियर से सेंट्रोसोम में जो स्पिंडल फाइबर आया है वो अटैच होगा ना सेंट्रोमियर से, तभी जब आपका न्यूक्लियर एनवलप होगा तो वो लाइक स्पिंडल फाइबर अटैच कैसे होंगे। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में मैंने आपको बता दिया था कि जो पहला तो स्टार्ट कहाँ से होगा, न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा तो मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज स्टेज में क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे और एक लाइक सेल्स में मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। लाइक ये सेल है तो यहाँ पे ना ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम, यहाँ पे ऐसे ना मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी और ये जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे ऑफ द क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द completion of disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis। यही लाइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। मतलब अगर न्यूक्लियस एनवलप गया है तो क्रोमोसोम स्प्रेड होने जाते हैं साइटोप्लाज्म में लाइक फ्री हो जाते हैं, घूमने हो जाते हैं। बाय दिस स्टेट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियर अंडर माइक्रोस्कोप। बताया था मेटाफेज फर्स्ट में ही आपके पास क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस होते हैं और वो दिखते हैं, लाइक तभी तो ज़्यादातर स्टडी मेटाफेज में होती है, बताया है ना वो। दिस इज then the stage at which morphology of chromosome is the most easily studied। morphology मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, morphology आपके आएगा चैप्टर बीच में, बाहर के morphology of plants organisms है ना, प्लांट्स मतलब प्लांट्स के बाहरी का स्ट्रक्चर देखने की स्टडी को morphology बोलते हैं। और तो सेल की बाहरी मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है क्रोमोसोम का, morphology of chromosome तो मोस्ट इजीली स्टडी इन मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में कंडेंस होता है क्रोमोसोम के लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगती है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। लाइक ये जो होता है ना ये स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम बनता है, तो यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, ये है एक क्रोमेटिड, लाइक ये है दूसरा क्रोमेटिड, यही बोलते हैं ये यहाँ पे जो लाइक सेम क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम नहीं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से ये जो दोनों जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं सपोज ना एक ये क्रोमोसोम रखूँ एक ये क्रोमोसोम रखूँ, ये सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर से अटैच है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर मैं इन दोनों क्रोमेटिड की बात करूँ तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है अलग अलग है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब देखो आगे, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर्स। बताया मैंने आपको, काइनेटोकोर 2 क्रोमोसोम पे होते हैं, लाइक एक क्रोमोसोम पे 2 होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वो किसके लिए हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर वहीं पे अटैच होता है इसलिए। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बताया मैंने आपको अभी टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, लाइक सेंटर ऑफ सेल्स। मेटाफेज में सेंटर ऑफ सेल्स में आ जाती है ये सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया था। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम कमिंग एट द लाई एट द इक्वेटर एंड द वन ऑफ क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। मतलब इसने यही बोला ना, लाइक मेटाफेज प्लेट बना जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार। जब देखो
अब 2 पॉइंट्स मेटाफेज के लिखे हुए हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर अटैच होता है। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटेड टू गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द बोथ पोल्स। ठीक है, वही चीज़ ऊपर जो मैंने आपको 5 बार समझा दी है। अब एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, सिंपल सी बात, एनाफेज में कुछ नहीं होता, बस स्प्लिट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम लाइक ये देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, मेटाफेज है यहाँ पे, ये मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेज दिखा रखा है। अब यहाँ पे एनाफेज में क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, लाइक स्प्लिट हो जाएगा अच्छे से। ये यहाँ पे 2 काइनेटोकोर दिखा रखे हैं ये क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। एनाफेज में डायग्राम दिया हुआ होगा, ये देखो एनाफेज में दिखा हुआ है, ठीक है। और टीलोफेज में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व वापस आ जाएगी और गोल्जी एपेटाइस वगैरह सब वापस आना स्टार्ट होने लग जाएंगे और फिर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगी। अब न्यूक्लियाई तो एक सेल में बनेगी ना, ये 2 न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा और लाइक 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी, हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एनाफेज हम कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवीजन का 3rd फेज देख रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस का 3rd फेज ऑन द सेट ऑफ एनाफेज। एक मिनट, On the set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split simultaneously, and 2 daughter chromatids, now referred as a daughter chromosome of future daughter nuclei. Daughter chromosome future daughter nuclei, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ना, ये डॉटर न्यूक्लियाई या फिर डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पे एनाफेज में क्या बोलते हैं इनको, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे ना, लाइक ये कैसा कैरेक्टर्स, एनाफेज में क्या दिखता है, ये जो 2 टेल्स है ये तो लाइक लटकी हुई है और यहाँ पे ये वी शेप दिख रहा है, इन्वर्टेड वी शेप्ड, ठीक है। एनाफेज में दिखता है इन्वर्टेड वी, क्वेश्चन आ सकता है, देखो अब begin their migrating toward the opposite pole. Each chromosome moves away from the equilateral plate, यहाँ से अब वो अवे चल जाता है। The centrosome of each chromosome remains directed towards the poles and hence leading each with the arms of chromosome tailing behind। देखो यहाँ से ये आर्म से ये टेल कर रहे हैं ना, टेलिंग मतलब लटक रहे हैं पीछे। Thus the anaphase stage is characterized by anaphase centromere splits and chromatid separated। chromatid separate हो जाते हैं, centromere split करते हैं, chromatid move towards opposite poles, ठीक है। एनाफेज हो गया। अब टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में आपके पास न्यूक्लियर एनवलप वापस आ रहा है, जो कि प्रोफेज में गायब हो गए थे, और जो बाकी सारे ऑर्गेनल्स है वो वापस आ जाते हैं, रिफॉर्म्स, लाइक ना रिफॉर्म्स। देखो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल, जल्दी करते हैं, एट द बिगनिंग, मैंने समझा दिया कि आपको एट द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, इस मतलब एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, एग्जाम्पल टीलोफेज, मतलब फॉर एग्जाम्पल टीलोफेज ही तो है। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। हाँ, लाइक पहले प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि वो स्टार्ट हुआ था डीकंडेंस, लाइक कंडेंस होना, यहाँ पे क्या होता है वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी लूट कर देता है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। The individual chromosome can no longer be seen in each set of chromosome at their end to correct the age of 2 poles. Like अब no longer to be seen each set, आप सिर्फ मेटाफेज में देख सकते हो, टीलोफेज में नहीं देख सकते, वो लाइक अपनी इंडिविजुअल लूज कर सकते हैं। स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लूज डिक्रेड, मतलब वहाँ पे डिकंडेंस हो रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। मेटाफेज में तो आपको अच्छे से क्रोमोसोम दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे वापस डीकंडेंस हो रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ ईच फॉर्म फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, बता दिया अभी आपको, न्यूक्लियस एंड गोल्जी एपेटस एंड ईआर रिफॉर्म से वो लोग वापस बन जाते हैं। अब साइटोकाइनेसिस देखो, साइटोकाइनेसिस देखो, बताती हूँ मैं आपको। अब देखो साइटोकाइनेसिस, एक मिनट कहाँ समझाऊँ, वेट अ मिनट। जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, हमारे पास ये लाइक लास्ट टीलोफेज में ये स्ट्रक्चर बताया ना, 2 डॉटर न्यूक्लियाई आ गई जिसमें क्रोमोसोम है, लाइक जीनोमिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हमें पता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल होती भी तो अलग अलग है, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल जो एनिमल सेल होती है
और जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में आपके पास एक रिजिड सरफेस होता है, वो होता है सेल वॉल। जबकि आप एनिमल सेल में पूछो तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इतना रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। जैसे कि ये सेल है आपकी एनिमल सेल और ये सेल आपकी प्लांट सेल, ठीक है, ये सेल है आपकी प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होती है ना, वो आपकी यहाँ से यहाँ से कट होना स्टार्ट होने लग जाती है यहाँ से, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, वो फिर वो फाइनली पूरी डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे वो यहाँ से डिवाइड करने लगती है, लाइक दिस टाइप, ऐसे कुछ वो यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से बदलना स्टार्ट होती है, तो वो एक प्लाज्मा लेमा लेयर बनाती है। तो वो, लेकिन ये जो टू डॉटर न्यूक्लियाई होती है, ये अटैच होती है लास्ट में भी। यहाँ पे तो पूरी पूरी ये अलग अलग हो जाती है, दो बदलते नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी ना अटैच होती है। लेकिन इनके बीच में होता है प्लाज्मा लेमा, जो कि होता है कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और जो कुछ सेल्स होती है ना, उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो कैरियोकाइनेसिस होता है, वो साइटोप्लाज्म डिवीजन कराता ही नहीं। अगर वो डिवीजन नहीं करेगा तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियाई बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो कि होता है कोकोनट के वाइट पार्ट में। जो कोकोनट का वाइट पार्ट होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। देखो अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, बट मैं पढ़ा देती हूँ पर। Mitosis accomplish is not only the segregation of duplication chromosome into daughter nuclei. Mitosis अच्छा सेल डिवाइड करेगा पूरा, तो वो थोड़ी ना सिर्फ सिंपल डॉटर न्यूक्लियाई बना के रह जाएगा, उसको साइटोप्लाज्म डिवीजन भी तो करना है। बट द सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एट द एंड विच सेल डिवाइड्स गेट completed. In animal cell it is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. बताया वो जो ये होता है, यहाँ पे ये फर्रो बनाता है, ठीक है। देखो the furrow gradually deeps and ultimately join the center, dividing the cytoplasm into two. Plant cells, however, are enclosed by a relatively extensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell wall formation start at the center from center से start होती है, क्योंकि cell wall rigid होती है, वहाँ से वो नहीं start हो सकती. The grow outwards to meet existing lateral walls. The formation of new cell wall beginning with the formation of simple precursor called the cell plate represent the middle lamella between the walls. बताया मैंने आपको, मिडल लेमिला वो होती है जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। एडजेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। ऑफ कोर्स सेल्स में इक्वल डिवीजन होता है। इस माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, तो वहाँ पे क्रोमोसोम का मटेरियल सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इक्वेशनल डिवाइड होगा। In some organisms like karyokinesis is not followed by cytokinesis, the result which multinuclear conditions are in formation of ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, इसमें आपके पास जो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से कंडीशन कौन सी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। आप ये चैप्टर नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ोगे क्लास 12 में। कुछ एग्जांपल्स है और जिसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है। माइटोसिस एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सेल ग्रोथ के लिए। अच्छा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। देखो मैंने पहला वाला पैराग्राफ तो अच्छे से रीड करके इतना समझाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे खुद करके समझा दिया था, ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी, अच्छे से समझना। देखो mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cell only. माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, लेकिन उससे पहले हैप्लॉइड सेल का तो अलग सिस्टम होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी, बट थोड़ा बाद में। देखो however in some lower plants and in some social insects haploid cell also divide by mitosis. It is very essential to understand that the significance of this division is life of an organism. Are you aware of some example where you have studies about haploid and diploid insect? ये लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देना। अब सुनो, यहाँ पे ऐसा बोलता है कि माइटोसिस डिप्लोइड सेल मतलब, लेकिन कुछ सेल्स होती है, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें हैप्लोइड सेल भी डिवाइड करती है। इतना याद रखना इस पैराग्राफ में, तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। ये मैंने आपको बताया, माइटोसिस में टू लाइक डॉटर सेल बनती है जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो इसलिए उसका जेनेटिक मटेरियल भी इक्वेशनल होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, आइडेंटिकल होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। सबको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल की ग्रोथ से ही हमारी ग्रोथ होती है। तो एक जाइगोट से बहुत सारी मल्टी सेल्स बनती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किससे होगी? माइटोसिस से होगी ना। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल टू सेल डिवाइड रिस्टोर द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्म रेशियो। इसका मतलब ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो मान लेते हैं ए और साइटोप्लाज्म मान लेते हैं बी। तो ये जो ए बी है ना, ए बी है, अब जब ये ग्रोथ करेगी तो ये ए तो सिंपल रहेगा, बी बढ़ जाएगा, तो ए बी का रेशियो बढ़ेगा, तो बी बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है ना। तो इसको इक्वल करने के लिए, इसको लाइक रेशियो को सही करने के लिए हम सेल को डिवाइड करते हैं। तो ये फिर जाके आपके पास ए बी और ए बी आ जाती है, जो कि ये डिक्रीज, जैसे सपोज ये 0.2 है तो ये 0.1 होगा, तो ये 0.2 0.2 लाइक ये आपके पास वापस अचीव हो जाती है। तभी तो पेरेंटल से बोलते हैं माइटोसिस में पेरेंटल और डॉटर जो सेल्स होती है वो आपके पास इक्वल होती है। जेनेटिक मटेरियल लाइक साइटोप्लाज्म कंटेंट सब उसमें इक्वल होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? रीस्टोर। देखो, रीस्टोर द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस ऑफ सेल इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर, द सेल इज द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। लाइक की कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो माइटोसिस करती रहती है, डिवाइड करती रहती है सेल अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, लाइक अपनी स्किन लेयर रहती है जैसे, वो डिवाइड करती रहती है। सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग सेल्स है वो आपके पास, ब्लड सेल्स आपके पास कंस्टेंटली रिप्लेस होती है, रिप्लेस मतलब डिवाइड करती रहती है, डेथ होती रहती है, डिवाइड करती रहती है। माइटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू द एपिकल लेटरल रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट को एग्जाम्पल ये याद करना, एपिकल लेटरल लाइक दिस है ना, ये याद कर लेना, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया सिग्निफिकेंट। अब हम पढ़ते हैं म्यूसिस। देखो आपके पास क्या होता है, लाइक माइटोसिस तो कहाँ काम आ रहा है? सेल ग्रोथ में काम आ रहा है ना। ये मैंने क्या इसको जूम किया ऐसे थोड़ा सा, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। अरे सेल ग्रोथ में होता है माइटोसिस, लेकिन अगर हम दो हैप्लॉइड सेल लेते हैं तो ये भी तो बनी है ना, लाइक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने की प्रोसेस होती है माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड आपके जब गैमेट्स बनेंगे वो दोनों फ्यूज़ करेंगे तब जाके वो जाइगोट में आके 2n बनाएगा, ठीक है, 2n बनाएगा। तो जो एन एन ए गैमेट ये कैसे बनते हैं? ये यहाँ पे तो कुछ डिवीजन, स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है, इसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। लाइक गैमेट जो होते हैं ना वो आपके पास डिवीजन, वो मियोसिस डिवीजन करते हैं, वो तो सॉरी वो जैसे बनते हैं ना, उसके लिए आपको पास मियोसिस डिवीजन, एक स्पेशल टाइप की डिवीज़न चाहिए। अब क्योंकि है ना आपके पास मियोसिस में देखो अगर ऐसे ही आपको ना वेरिएशन चाहिए ना कहीं, अगर आप माइटोसिस से सेल डिवाइड कर रहे हो तो कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। मैंने आपको पता है पेरेंटल और डॉटर सेल जो होती है वो सेम होती है, लाइक आइडेंटिकल होती है, लेकिन जो आपके पास मियोसिस करते हैं, मियोसिस लाइक वेरिएशंस लाता है, तभी तो हमें वेरिएशन होता है। लाइक जाइगोट एक अलग गैमेट होगा, एक अलग गैमेट फ्यूज़ करके और भी ज़्यादा वेरिएशन बनाएगा। और वेरिएशन करने के लिए मियोसिस में भी एक स्टेप होता है रिकॉम्बिनेशन, जिससे और वेरिएशन आता है। लाइक आप जीन को काइस्मेटा बनाते हो, आगे बताऊंगी आपको इसी चैप्टर में, इसी आगे बताऊंगी, होने वाला है वैसे भी चैप्टर कंप्लीट। तो आपके पास सेम होती है उसमें माइटोसिस में। तो मियोसिस में क्या होती है, वेरिएशंस आता है। लाइक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए म्यूसिस बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन लाने के लिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है म्यूसिस द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ कोर्स each within a complete haploid set of chromosome. Gametes are form special diploid cell. Like दो हैप्लॉइड सेल आएंगे तभी तो वो फ्यूज़ करके डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिससे फिर वो डिवाइड करके पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोमल नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। लाइक डिप्लॉइड डॉटर सेल तो क्या होगी, सॉरी डिप्लॉइड सेल्स क्या होती है, 2n। यहाँ पे क्या होगा 2n, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लाइक मैंने आपको बताया था कि जब माइटोसिस करते हैं तो नंबर ऑफ सेल थोड़ी ना, नंबर ऑफ सेल तो इक्वल रहता है, डॉटर सेल में भी 2n ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनइक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो n की बनती है, n मतलब
हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, ठीक है। This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproduction organ where fertilization restore the diploid phase. मतलब जब आप n बनाओगे उसके बाद fertilization होगा गैमेट्स का, ठीक है। आपका जो गैमेट जो n सेल होती है, n मतलब हैप्लॉइड सेल होती है, वो फिर जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन होके उनका 2n बन जाती है, तो वो रिस्टोर क्या हो जाता है उनका डिप्लॉइड ही रिस्टोर हो जाती है, वो वापस डिप्लॉइड होता है। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल। ऑफ कोर्स गैमेटोजेनेसिस आप ह्यूमन में भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आपके पास गैमेट का फॉर्मेशन होता है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, उन दोनों में एन सेल बनते हैं, तो वहाँ पे मियोसिस तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, क्योंकि आपको हैप्लॉइड सेल बनते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में जब दो हैप्लॉइड सेल लाइक फर्टिलाइज करेंगे तभी तो जाके लाइक अगर 2n हो तो वो तो फिर 4n हो जाएंगे फर्टिलाइज करके। फर्टिलाइजेशन के बाद एक n हो, एक हैप्लॉइड हो, दूसरा हैप्लॉइड हो, तो वो फर्टिलाइज करके 2n बनाएंगे, तभी तो जाके आपका लाइक एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। दो हैप्लॉइड सेल बन के ही तो एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। मियोसिस, अब मियोसिस में ना दो लाइक पार्ट्स में डिवाइड किया। इंटरफेस तो सब में होगा, इंटरफेस मतलब सेल ग्रोथ तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज तो सब में होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस के बाद दो फेज आते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व, देखो मियोसिस Meiosis involves two sequential cycle, nuclear and cell division, called meiosis first and meiosis two, by the single cycle of DNA replication. जो meiosis 1 होता है ना, meiosis 1 होता है और यहाँ पे meiosis 2 होता है, ठीक है। meiosis 2 तो लाइक माइटोसिस जैसा ही होता है, सेम टू सेम, मैं बता दूंगी आगे। meiosis फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे ना जो DNA ना रेप्लिकेशन तो एक बार ही होगा एस फेज में, लेकिन जो DNA डिवीजन होगा ना 2 बार होगा, एक तो M1 में और एक M2 में। तो आपको कोई पूछे मियोसिस में DNA रेप्लिकेशन तो एक बार होता है एस फेज में, लेकिन DNA डिवीजन होता है जो होता है 2 टाइम, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस 2 में, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैविंग रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। आगे बताऊंगी आपको। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये जो लाइन का मतलब है बता देती हूँ एक बार, है ना। देखो लाइक मैं आपको बोल रही हूँ कि जो माइटोसिस होता है, एक मिनट, अरे यार जो आपके पास माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में आपके पास इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब अगर 2n है तो यहाँ से 2n ही बनेगी, डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंटल न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई आइडेंटिकल होगी, यहाँ से वेरिएशन नहीं हो रहा ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए मियोसिस माइटोसिस तो सही नहीं है ना, मतलब ग्रोथ के लिए सही है, लेकिन गैमेट बनाने के लिए आपको मियोसिस चाहिए होगा। मियोसिस लाइक उसमें वेरिएशन होता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं अब मियोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस होता है, वहाँ उसमें 2 स्टेप्स आते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस दोनों में क्या होगा, DNA डिवाइड करेगा। यहाँ पे वही स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे थोड़े अलग फंक्शन होंगे इन फेजेस के, थोड़े अलग। यहाँ पे 1 आ जाएगा बस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, ठीक है। ये जो मियोसिस 2 है ना, ये सेम एज माइटोसिस, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट बात में एक बहुत ही हिसाब समझ जाओगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है
म्यूसिस फर्स्ट ये थोड़े से अलग होता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा, कैरिस्मेटिक का फॉर्मेशन बताएगा, अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन बताएगा। देखो म्यूसिस फर्स्ट में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे बस ज़्यादा आपको लाइक फोर्स करने, अपने दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्रोफेज फर्स्ट है जिसमें 4 और डिवाइड करता है। प्रोफेज फर्स्ट 4 फेज में डिवाइड करता है। मेटाफेज वन नहीं करता, एनाफेज नहीं करता, टेनोफेज नहीं करता। उसके बाद ये लाइक सीक्वेंस चलेंगे, सिर्फ प्रोफेज करता है। लेकिन हमारे सर ने एक ट्रिक बताई थी, लता ज़रा पानी दे दे, लेपिटोपिन, जाइगोटोटीन, ऐसा कुछ है। और लाइक मैं आपको आगे बता दूँगी। यहाँ पे अब यहाँ पे है ना अलग अलग, अब इन स्टेप्स में भी अलग अलग चीज़ें होती है। लाइक इसमें सबसे पहले डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक इसमें आपके पास साइनेप्सिस बनना स्टार्ट होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके पास इसमें भी लाइक वो जो साइनेप्सिस में एक केमिकल बनता है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। देखो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहले हम पढ़ेंगे ये, फिर हम पढ़ेंगे ये। अब प्रोफेज फर्स्ट में भी कुछ टाइप्स है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में नहीं है। देखो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज और द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस है, मियोसिस में जो प्रोफेज होता है वो मोस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। It have been further subdivided into following 5 phases of chromosome behavior: lepitotin, zygotin, pectine, diplotin, dikinase। ठीक है, ये जो लाइक 4 टाइप्स है, सॉरी 5 टाइप्स है, इसकी एक ट्रिक है। लाइक लता ज़रा पानी दे दे, ये हमारे सर ने बताई थी हमें जब हम पढ़ते थे। खैर मैं पढ़ी रही हूँ, लेकिन जब मैं 11th क्लास में थी तब हमारे सर ने बताई थी। अब सुनो, अब अलग अलग ये जो प्रोफेज फर्स्ट के अलग अलग स्टेप्स है, इनकी फंक्शन बताती हूँ। ड्यूरिंग द लेपिटोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेपिटोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोफेज होता है ना, वहाँ पे माइटोसिस की प्रोफेज होता है, उसमें भी तो डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी तो डिकंडेंस होना ही स्टार्ट होगा। लाइक आप थोड़ा सा विजिबल हो सकता है लाइट माइक्रोस्कोप में, थोड़ा सा विजिबल, लाइक कम्प्लीटली नहीं। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू लेपिटोटीन, दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। बस लेकिन लेपिटोटीन में क्या हुआ, बस डिकंडेंस होना स्टार्ट हुआ। जाइगोटीन, अब जाइगोटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस विद द कॉल्ड साइनेप्सिस। पेयरिंग मतलब जैसे आपके पास ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एस फेज में तो डबल हो गए थे ना, लाइक 2 क्रोमेटिड बन गए थे, है तो ये एक ही क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम है। यहाँ पे जाइगोटीन में क्या होगा, यहाँ पे ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। पेयरिंग मतलब लाइक ये दोनों ना 2 होमोलोग, पेयरिंग अटैच नहीं होते, साथ में आते हैं। जैसे ये दोनों साथ में आते हैं, ये दोनों साथ में आएंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ये साइनेप्सिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। यहाँ पे इसके बीच में लाइक एक केमिकल होगा जिसको यहाँ पे बोलते हैं लाइक इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस पूरे प्रोसेस, ये जो इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं जिसमें 4 क्रोमेटिड होता है, इसलिए इसको टेट्राड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जाइगोटीन में होता है, लाइक पहला क्या था लेपिटोटीन, लेपिटोटीन में सिर्फ आपके पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। सेकंड क्या है, जाइगोटीन, जाइगोटीन में आपके पास साइनेप्सिस प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हेमोलोगस क्रोमोसोम आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे 4 टेट्राड है, 4 क्रोमेटिड है, इसको बोलते हैं टेट्राड। क्रोमेटिड क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो ये है क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड, चौथा क्रोमेटिड। तो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड इसको बोलते हैं लाइक टेट्राड, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। ठीक है, बाईवेलेंट बोलते हैं और टेट्राड बोलते हैं। सिंपल ये किस में क्या हुआ, जाइगोटीन में हुआ। देखो such
paired chromosome is called homologous chromosome. Electron microscopes of this stage indicate the chromosome synapse is accomplished by formation of complex structure called synaptonemal complex. इस complex को बोलते हैं synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synapses homologous chromosome is called bivalent or a tetrad. Bivalent or a tetrad. However, these are more clearly visible in the next stage. मतलब बनना तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये क्लियर किस मतलब नेक्स्ट, जैसे कि प्रोफेज माइटोसिस में हमने पढ़ा था, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो लाइक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेटाफेज में अच्छे से दिखता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो जाइगोटीन है उसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन रहा है, टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है क्रोमोसोम का, लेकिन वो विजिबल क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में. द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पेकाइटीन. During this stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrads. यहाँ पे clear appear as a tetrad के. This stage is characterized by appearance of recombination nodules at side edges crossing over. देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे जाइगोटीन में पेयर हो गए, पेकाइटीन में अच्छे से दिख गए. अब पेकाइटीन में क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है. जैसे मैं आपको एक लाइन लगा बताती हूँ, ये ना ऐसे होता है, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे इस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है. वो आपके पास केमिकल तो अभी भी यहाँ पे है, इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइस्मेटा. लाइक ये क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया. देखो वापस देखो, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएशन आता है. तभी तो मैं बताता है मियोसिस परमिट्स वेरिएशन, मियोसिस से वेरिएशन आता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस. क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. मैंने आपको बता दिया था, ये जो होगा, ये होंगे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे. तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडेड प्रोसेस. एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंस. ये रिकॉम्बिनेंस एंजाइम से होता है. Recombination process. The crossing over leads recombination of genetic material in 2 chromosome. Recombination between homologous chromosome is completed by end of पेकाइटीन, leaving the chromosomal linked at the site of crossing over. कुछ नहीं दिया हुआ, इस तरह लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में कंप्लीट बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन के एंड में कंप्लीट हो जाता है. जो ये थर्ड स्टेप है ना, पहला था लेपिडोटीन जहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, सिंपल कुछ नहीं हो रहा. जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साइनेसिस प्रोसेस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आता है, जो बोलता है बाइवेलेंट और टेट्राड. पेकाइटीन में क्या हो रहा है, पेकाइटीन में वो अच्छे से दिख रहा है आपको जो साइनेप्सिस स्ट्रक्चर है, और लाइक यहाँ पे रिकॉम्बिनेटर नोड्यूल्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जाके रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है, और यहाँ पे लाइक जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन जो कि है 4th स्टेज किसका, प्रोफेज फर्स्ट का, मियोसिस में. डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. अब क्या हुआ, जो जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना उसका थोड़ा सा डिसोल्यूशन होता है, एंड एट द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनाइन, लाइक 2 क्रोमोसोम के बीच में, ये बीच में जो होता है ना इसका होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट इज सेपरेटेड बाय द ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर. जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो लाइक थोड़ा दूर होने से होता है. इट्स लाइक दैट, ऐसे बनता है, लेकिन वो बस एक साइड पे लाइक पास होते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर है ना उस पर. और ये कौन सा स्टेज होता है, डिप्लोटीन में. ठीक है, लाइक इसके जो बाद वाला स्टेज है ना उसमें क्या होता है, ये टर्मिनल पे आ जाता है, लाइक काइस्मेटा. ये टर्मिनल पर इस प्रोसेस को इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, काइस्मेटा. देखो, दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइस्मेटा. इन oocyte द सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और फॉर ईयर्स. ठीक है, oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स. क्योंकि आपने लाइक रिप्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास नहीं सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का, उसमें पढ़ा होगा कि oocyte प्रोफेज फर्स्ट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में अटक जाती है, लाइक फेज पॉज हो जाता है. फिर उसके बाद प्यूबर्टी में वो कंप्लीट होता है. वो आगे की चीज़ें पढ़ी होगी आपने, तभी तो लास्ट फॉर डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स के लिए होता है ना प्यूबर्टी, तो ईयर की बात आती है. देखो आगे क्या लिखा हुआ है,
द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज वाज डाइकाइनेज इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ काइसमा। टर्मिनेशन मतलब जो क्रॉसिंग ओवर है वो लाइक लास्ट में आ जाती है, लाइक ये ना, ये यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, ठीक है। During this phase of chromosome are fully condensed and mitotic splinter is easily prepared. The homologous chromosome separation by the end of dikinase nucleus disappear. वही चीज़ है जो जो प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में मेटाफेज में होती है कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं और जो सेंट्रोमियर है वो लाइक टर्मिनल पे जाता है। अब देखो, अब बहुत इजी चीज़ें हैं। अब मेटाफेज में क्या होगा, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम इज हाईली इज एलिगेंट टू इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ना क्या होता है, ये जो सेल है, अब यहाँ पे सेंट्रोसोम यहाँ पे आ गए और होमोलोगस पेयर बन गया ना क्रोमोसोम के। सॉरी, एक मिनट रुको ना, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पे, यहाँ यही तो केस है, यहाँ पे तो क्रोमोसोम के नंबर आधे होते हैं। ये स्पिंडल, सॉरी, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होता है, यहाँ से, तो ये आधा करते हैं ना, तो वो क्रोमोसोम के नंबर को ही आधा कर रहे हैं। वो एक लाइक उसमें तो था कि वो ऐसे ऐसे स्प्लिट कर रहा है, तो एक क्रोमोसोम, ये था एक क्रोमोसोम, फिर यहाँ पे एक क्रोमोसोम आया, यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम गया, इसको आपने एक क्रोमोसोम मान लिया था, लेकिन यहाँ पे तो पूरा आधा ही हो रहा है। तो यहाँ पे लाइक एन हो जाता है और फिर उसके बाद वही चीज़ है, माइटोसिस होता है। देखो, मियोसिस सेकंड होता है जो कि माइटोसिस बराबर है। मेटाफेज फर्स्ट में मैं वहाँ पे क्या था, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के, यहाँ पे सेम चीज़ होगी और वो मेटाफेज प्लेट में होती है, यहाँ पे सेम चीज़ होगी। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम लाइक प्रिवेंट द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल स्पिंडल अटैच विद द काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, यहाँ पे बस इतना सा होमोलोगस क्रोमोसोम में अटैच होता है, वहाँ पे एक क्रोमोसोम में दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम में एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, होमोलोगस पेयर में दो होंगे। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, टर्मिनल हो जाता है, होमोलोगस लाइक सेपरेट हो जाते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमर्स। ये होगी सिस्टर क्रोमेटिड, लाइक वो ऐसे सेपरेट हो रहा है, ऐसे सेपरेट हो रहा है, ना कि ऐसे, ठीक है। अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिपेयर साइटोकाइन फॉलो दिस कॉल्ड डियाड ऑफ सेल ऑल्थ्रो मेनी केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सेम डिजीज दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंड सेल इंटरफेस न्यूक्लियर मेटोसिस कॉल्ड इंटरकेनेस। अब देखो, जो मेटाफेज, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू के बीच में एक फेज उसको बोलते हैं इंटरकाइनेज, जहाँ पे डीकंडेंसेशन होता है। टेलोफेज फर्स्ट में वही न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दो न्यूक्लियस बन जाता है, लाइक ऐसे हो जाता है, ऐसे बन जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत ईजी है। मियोसिस सेकंड कितना बचा है, ठीक है। देखो, मियोसिस सेकंड है, कुछ नहीं होता, मियोसिस सेकंड में वही चीज़ है। अब आपके पास क्या होगा, एक ऐसे क्रोमोसोम आ गए ना, ऐसे क्रोमोसोम आ गए। अब देखो मेरी बात, एक मिनट, क्रोमोसोम लाइक अब ये चीज़ आ गई टेलोफेज के बाद, मियोसिस टेलोफेज फर्स्ट के बाद, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ है। अब जब ये टेलोफेज का एंड आ गया ना, टेलोफेज में लाइक न्यूक्लियर डिवीजन वापस आता है, इसके बाद आता है इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज ज़्यादा कुछ नहीं होता कि ये पूरी तरह से डीकंडेंस स्टार्ट हो जाता है, बट पूरी तरह से नहीं होते। और जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वहाँ पे वापस ही डीकंडेंस स्टार्ट हो जाता है और सेंट्रोमियर स्प्लिट ऊपर आ जाता है, सेंट्रोमियर यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप हट जाता है। न्यूक्लियर एनवलप हटने के बाद क्या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर सेंट्रोमियर आ जाता है, फिर ये ऐसे स्प्लेंडर होते हैं, स्प्लिट होते हैं, फिर ये ऐसे कर करके 4 कैरियोकाइनेस बन जाता है। फिर लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवीजन में ये 4 सेल बन जाएगी, एन 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 और एन, ठीक है। अब देखो, प्रोफेज सेकंड वही मैंने आपको बताया जो माइटोसिस है, माइटोसिस जैसा ही जाएगा। प्रोफेज सेकंड मियोसिस सेकंड इज इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रीअसेंबल द इनटू माइटोसिस। देखो, रीअसेंबल द नॉर्मल माइटोसिस, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। वही चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई है और जो मैंने आपको माइटोसिस में बताई थी। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, वही वो मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, तभी जब एन बनेंगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेल्स बन रही है ना, यहाँ पे 2 थोड़ा ना बन रही है। एंड फिर इस बिगिन, देखो ये पढ़ लेना, आप खुद ही, मैं नहीं पढ़ रही।
टीलोफेज सेकंड में क्या पढ़ेंगे, मियोसिस एंड इज द टेलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है और वो 4 डॉटर न्यूक्लियाई में, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में सेल की न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाती है। साइटोप्लाज्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव अक्रॉस जनरेशन एक्चुअली। देखो रुको अच्छे से समझा देती हूँ, लास्ट में खिचड़ी क्यों कर देता हूँ। देखो पूरी लाइन अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक लाइन। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species achieve cross generation in a sexual reproduction organism, even through the process per cell paradoxically result in reductional chromosomal by the number of half। मतलब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके पास गैमेट्स बनते हैं, गैमेट चाहिए ना एंड तभी तो जाके जाइगोट बनाएगा दूसरे के साथ फर्टिलाइज करके फ्यूज़ करके, तो आपको एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के लिए नंबर हाफ करने के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट। It is also increase the genetic variability in the population organism from the generation of the next, मतलब generation recombination generation आती है। Variation are the important of the process for evolution। Variation important है evolution के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो राठौड़ स्टडी पॉइंट को। और ये पूरा चैप्टर बहुत इजी था। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में से क्वेश्चन करा दूँगी, तो आप कमेंट करके वो बता दो। हर वीडियो के लास्ट में